हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है व्यूज़ इन डेटाबेस। व्यूज़ क्या चीज़ होती है और उनको डेटाबेस के अंदर क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। व्यू जो होता है ये एक वर्चुअल टेबल होता है बेस्ड ऑन द रिजल्ट सेट ऑफ एन एसक्यूएल स्टेटमेंट। हम एक एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके अगेंस्ट जो रिजल्ट सेट हमें मिलता है उसको हम व्यू बोलते हैं। यानी कि टेबल जो होता है उस टेबल की कुछ कुछ सिलेक्टेड कॉलम जो है वो हम कोई सिलेक्ट की क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं और उसके अगेंस्ट जो रिजल्ट सेट मिलता है, जो उसका रिजल्ट आता है उस सिलेक्ट क्यूरी का, उसको हम व्यू बोलते हैं। इट कंटेन्स रोज एंड कॉलम जस्ट लाइक अ रियल टेबल। इसके अंदर भी रियल टेबल की तरह ही रोज और कॉलम मौजूद होते हैं और आगे इस व्यूज से भी आगे रोज और कॉलम को फिल्टर किया जा सकता है। द फील्ड्स ऑफ ए व्यू आर फील्ड्स फ्रॉम वन और मोर रियल टेबल्स। जो फील्ड्स होते हैं वो एक टेबल से भी लिए जा सकते हैं, एक से ज्यादा टेबल्स के अंदर जॉइन लगा के भी व्यूज को क्रिएट किया जा सकता है। व्यूज डोंट स्टोर डाटा फिजिकली। ये फिजिकली डाटाबेस के अंदर यानी कि हार्ड डिस्क के ऊपर जाकर डाटा को स्टोर नहीं करते। दे आर स्टोर्ड क्यूरीज। और ये क्या होता है, ये स्टोर्ड क्यूरीज होती हैं। यानी कि आपने एक क्यूरी लिख ली और उस क्यूरी का कोई नाम रख दिया, तो जब भी आप उस व्यू में से कोई डाटा फेच करेंगे तो पहले वो वाली क्यूरी एग्जीक्यूट होगी जिसने उस व्यू के अंदर डाटा लेके आना है, फिर आप उस व्यू से डाटा को आगे रिट्रीव कर सकेंगे। अ व्यू ऑलवेज शोज अप टू डेट डाटा फ्रॉम द डेटाबेस। जो डेटाबेस के अंदर अप टू डेट डाटा है, व्यू जो है वही डाटा आपको डिस्प्ले करता है, शो करता है। यूज क्यों करते हैं हम व्यूज को? जो कम्प्लेक्सिटी है ना उसको हाइड करने के लिए। यानी कि अगर आप बार बार क्यूरीज लगा रहे हैं जिसके अंदर जॉइंट्स आ रहे हैं तो वो कम्प्लेक्स क्यूरीज है ना, क्यों ना आप एक बार कम्प्लेक्स क्यूरी का कम्प्लेक्स क्यूरी लगा के एक व्यू बना लें और उस व्यू का कोई नाम रख दें। जब भी आपने उस व्यू में से डाटा को फेच करना हो तो आप जो है वो एग्जैक्टली उस व्यू को यूज करके डाटा को फेच कर लें, बार बार आपको जॉइन लगाने की जरूरत पेश ना आए। तो इस तरह से आप कम्प्लेक्सिटी को हाइड कर सकते हैं। रीयूज कॉमन क्यूरी लॉजिक, ये भी यही है कि आपने क्यूरी जो कॉमन क्यूरी है उसकी लॉजिक को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, ये सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से हम व्यूज को यूज करते हैं। सिक्योरिटी क्या है कि आप डेटाबेस टेबल के अंदर अगर 10 कॉलम्स हैं और जो यूजर है जिसको आप वो एक्सेस देना चाहते हैं उस टेबल की, उसको उससे सिर्फ 3 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर है, स्टूडेंट्स के डाटा के अंदर स्टूडेंट्स की फीस का रिकॉर्ड भी स्टोर है, स्टूडेंट के ग्रेड्स भी स्टोर हैं, स्टूडेंट के लाइब्रेरी के मतलब जो जो उसने बुक्स जो है वो इशू करवाई हुई हैं, जो जो बुक्स जिन जिन बुक्स के ऊपर फाइन्स हुए हैं, वो सारा रिकॉर्ड स्टूडेंट के टेबल के अंदर मौजूद है। लेकिन एक टीचर को क्या चाहिए, सिर्फ उसको वो रिकॉर्ड चाहिए जो उसके सब्जेक्ट से मुतल्लक है। तो फिर एक व्यू क्रिएट कर लिया जाए जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टीचर को उन कॉलम्स की एक्सेस दे दी जाए जिन कॉलम्स के अंदर टीचर ने यूजर की वैल्यूज को अपडेट करना है या उनको व्यू करना है या उनको डिलीट करना है, जो भी काम करना है टीचर से रिलेटेड कॉलम्स की एक्सेस टीचर को दे दी जाए। लाइब्रेरियन से रिलेटेड जो कॉलम्स हैं उनकी एक्सेस लाइब्रेरी वाले बंदे को दे दी जाए। और इसी तरह फीस से रिलेटेड जो कॉलम्स हैं उनकी एक्सेस जो है वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट के लोगों को दे दी जाए। तो इस तरह हर एक बंदे के पास मखसूस किस्म का डाटा अवेलेबल होगा, सिर्फ और सिर्फ वो उसी डाटा को यूज कर सकता है। रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू स्पेसिफिक कॉलम्स और रोज, इसके थ्रू आप कॉलम्स और रोज को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। एक यूजर को सिर्फ उतनी ही एक्सेस दे सकते हैं जितनी की उसको रिक्वायर्ड होती है। हाइड सेंसिटिव डाटा, सेंसिटिव डाटा को आप हाइड कर सकते हैं। कंसिस्टेंट इंटरफेस प्रोवाइड कर सकते हैं। शील्ड यूजर फ्रॉम स्कीमा चेंजेस, यूजर को स्कीमा चेंजेस से आप बचा सकते हैं, वो उसको डिसअलो कर सकते हैं, वो चेंज ना कर सके। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस है, यानी कि बैकएंड पे फिजिकल डाटा तो वहीं पे मौजूद होगा जो आपके टेबल्स हैं उन्हीं के अंदर, लेकिन लॉजिकली वो डाटा जो है व्यूज के अंदर आ जाएगा और आप व्यूज के उस डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूज 3 तरह के होते हैं, कुछ सिंपल व्यूज होते हैं, कुछ कम्प्लेक्स होते हैं और एक होता है मटेरियलाइज्ड व्यू। बाकी डाटाबेस सिस्टम्स के अंदर उसको मटेरियलाइज्ड व्यू बोला जाता है, लेकिन एसक्यूएल सर्वर के अंदर इसको इंडेक्स्ड व्यू बोला जाता है। तो बहरहाल ये तीन तरह के व्यूज होते हैं। एक टेबल से अगर डाटा को आपने फेच करके एक व्यू बनाना है तो उसको सिंपल व्यू बोलेंगे। और अगर आपने दो या दो से ज्यादा टेबल्स को या फिर अगर आपने कोई एग्रीगेट फंक्शंस यूज करके क्यूरी लगा के आप व्यूज बनाना चाहते हैं तो वो कम्प्लेक्स व्यू होगा। और ये दोनों व्यूज जो है ना, चाहे सिंपल व्यू हो या कम्प्लेक्स व्यू हो, ये दोनों जो है ये फिजिकली डाटा वो आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर जाके स्टोर नहीं होते। हाँ, अलबत्ता जो मटेरियलाइज्ड व्यू होता है या जिसको इंडेक्स व्यू बोलते हैं, ये आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर जाके स्टोर हो जाता है। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है? इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल होता है। आपने लिखना है क्रिएट व्यू, ये कीवर्ड्स हैं, आपने ऐसे ही लिखने हैं। आगे आपने लिखना है व्यू का नाम, फिर एज कीवर्ड लगाना है।
फिर सिलेक्ट स्टेटमेंट लगा लेनी है, कॉलम 1 कॉलम 2 जो भी कॉलम आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, फ्रॉम टेबल नेम, और कंडीशन लगा देनी है जहाँ पे ये कंडीशन मैच हो रही है वो वाली रोज जो फेच करके ले आओ। एग्जांपल्स क्या है, जिस तरह ये एग्जांपल है, क्रिएट व्यू कस्टमर व्यू एज सिलेक्ट कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी, ये 3 कॉलम्स आपने सिलेक्ट करने हैं। फ्रॉम कस्टमर्स ये टेबल का नाम है। अब इस टेबल से ये 3 कॉलम्स आपने सिलेक्ट किए हैं और एक व्यू बना लिया जिसका नाम रख दिया कस्टमर व्यू। वेयर कंट्री इज इक्वल टू यूएसए, जो यूएसए के कस्टमर्स हैं उनको आपने एक व्यू के अंदर रख लिया है, यानी कि फिजिकली ये व्यू स्टोर नहीं हुआ, आपने एक व्यू बना लिया है कि जब भी आप कस्टमर व्यू को एक्सेस करेंगे तो आप ये वाली क्यूरी एग्जीक्यूट कर लिया करेंगे और वो कस्टमर व्यू के अंदर जो है वो डाटा आ जाया करेगा। तो आगे चल के हम इसको प्रैक्टिकली इस एग्जांपल को करके देख भी लेते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि इससे क्या मुराद है कि ये फिजिकली स्टोर नहीं हो रहा, लॉजिकली आपके डाटा को लेके आ रहा है। सिंपल व्यू, अब वो 3 आपको बताइए ना टाइप्स उसकी। एक सिंपल व्यू होता है जो एक टेबल की बेस के ऊपर होता है जिसके अंदर एग्रीगेट फंक्शंस वगैरह नहीं होते। एक कम्प्लेक्स व्यू होता है जिसके अंदर आपके एग्रीगेट फंक्शंस भी यूज हो सकते हैं और ज्वाइंट्स वगैरह भी यूज हो सकते हैं। फिर मटेरियलाइज या इंडेक्स व्यू होता है, वो इंडेक्स व्यू जो होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप जो है वो डाटा को फिजिकली स्टोर कर सकते हैं, बाकी वो आप काम वही होता है जो कि आपके कम्प्लेक्स व्यू वाला या सिंपल व्यू वाला, लेकिन डाटा को आप फिजिकली हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। तो सिंपल व्यू जो है बेस्ड ऑन वन टेबल, एक टेबल के ऊपर बेस करता है, नो एग्रीगेट फंक्शन, इसके अंदर एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं होते, जिस तरह सम, एवरेज एक्सेट्रा, दीज आर एग्रीगेट फंक्शन, दीज आर नॉट यूज्ड इन सिंपल व्यूज। नो ग्रुप बाय डिस्टिंक्ट और जॉइंट्स, इसके अंदर ना तो ग्रुप बाय क्लास लगती है, ना डिस्टिंक्ट, ना जॉइंट्स यूज होते हैं। ग्रुप बाय क्लास आपको पता है ना तभी लगती है जब एग्रीगेट फंक्शन यूज होते हैं। और डिस्टिंक्ट कीवर्ड जो है वो आप बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं तो उनमें से अगर फिल्टर करके लाना चाहते हैं डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज कर सकते हैं, या फिर 2 या 2 से ज्यादा टेबल से डाटा को लेकर आना चाहते हैं तो जॉइंट यूज कर सकते हैं। तो ये जो है ये सिंपल व्यू के अंदर ये चीजें इस्तेमाल नहीं होती। यूजुअली अलोज डीएमएल ऑपरेशंस, इसके अंदर जो व्यू बन जाता है उस व्यू के थ्रू भी आप डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, उस व्यू के थ्रू भी डाटा को अपडेट कर सकते हैं, उस व्यू के थ्रू भी डाटा को डिलीट कर सकते हैं। यूजुअली जो सिंपल व्यू होता है ये डीएमएल ऑपरेशंस को अलो करता है। जैसे कि ये आपने एक व्यू बना लिया, क्रिएट व्यू एम्प्लॉय व्यू एज सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट, ये 3 चीजें एम्प्लॉय के टेबल से सिलेक्ट की हैं और आपने एक व्यू बना लिया। अब आप उस व्यू को अपडेट कर सकते हैं, अपडेट एम्प्लॉय व्यू, सेट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू फाइनेंस, वेयर आईडी इज इक्वल टू 101। अब ये जो अपडेट होगा ना डिपार्टमेंट फाइनेंस हो जाएगा। ये अपडेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ व्यू के अंदर नहीं होगी बल्कि जो बैकएंड पे एम्प्लॉय का टेबल है उस टेबल के अंदर भी ये चेंज इंप्लीमेंट हो चुकी होगी, क्योंकि व्यू जो है वो फिजिकली डाटा को स्टोर नहीं कर रहा, डाटा जो है वो टेबल के अंदर ही पड़ा हुआ है। व्यू में जो अपडेट करनी है वो एक्चुअली आपने जाके डाटाबेस टेबल के अंदर ही अपडेट करनी है। नेक्स्ट आता है कम्प्लेक्स व्यू। कम्प्लेक्स व्यू जो होता है वो बेस्ड ऑन मल्टीपल टेबल्स, जॉइंट्स यूज होते हैं, उसके अंदर एग्रीगेट फंक्शंस यूज हो सकते हैं, ग्रुप बाय डिस्टिंक्ट वगैरह यूज हो सकते हैं। ऑफन रीड ओनली, लेकिन ये रीड ओनली होता है ऑफन, ऑफन यानी कि नॉर्मली ये रीड ओनली होता है, लेकिन बहुत सिचुएशंस के अंदर आप इसके अंदर अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन जो है वो नॉर्मली ये रीड ओनली होता है, क्योंकि जब 2 से ज्यादा टेबल्स के अंदर आप डाटा को अपडेट करने की कोशिश करेंगे तो एरर जनरेट होगा। इसी तरह अगर कोई डिलीट क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं जिसके थ्रू 2 टेबल्स में डाटा डिलीट हो रहा है तो वो एरर जनरेट करेगी। तो इस वजह से वो कहते हैं ऑफन जो है ना वो रीड ओनली होता है, लेकिन अगर एक टेबल के अंदर आप अपडेट करना चाहते हैं तो वो अपडेट कर सकते हैं। डीएमएल ऑपरेशन में नॉट बी अलाउड, तो इसी वजह से जब ये रीड ओनली होता है तो इसके अंदर डीएमएल ऑपरेशन अलाउ नहीं होते हैं। ये कैसे भी यूज होते हैं, ये देखिए, आपने एम्प्लॉय डिपार्टमेंट व्यू बना लिया एज ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, ये एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय आईडी को लेके आए हैं, एम्प्लॉय टेबल से ही नेम को लेके आए हैं, डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट नेम को ले आए हैं। फ्रॉम एम्प्लॉइज ई ज्वाइन डिपार्टमेंट टी, ये आपने इनर ज्वाइन यूज कर लिया है। ऑन डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय के टेबल के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी है वो डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी है ये अगर मैच कर जाएंगी तो वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स फेच करके ले आएंगे। अब इसी तरह ये तो आपने ज्वाइंट्स की बेस के ऊपर उसको कम्प्लेक्स बना लिया ना, आप ऐसे भी कम्प्लेक्स बना सकते हैं, क्रिएट व्यू डिपार्टमेंट सैलरी व्यू एज। अब ये डिपार्टमेंट सैलरी व्यू जो बनाया है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट एंड एवरेज सैलरी, ये आपका एग्रीगेट फंक्शन आ गया। एग्रीगेट फंक्शन आने की वजह से भी इस व्यू को कम्प्लेक्स व्यू बोल रहे हैं। एज एवरेज सैलरी, और जो एवरेज सैलरी बनेगी इस कॉलम को नाम दे रहे हैं एवरेज सैलरी का। फ्रॉम एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के टेबल से ग्रुप बाई डिपार्टमेंट, तो इसके अंदर ये ग्रुप बाई क्लास वगैरह यूज हो सकती है, एग्रीगेट फंक्शंस यूज हो सकते हैं, ज्वाइन यूज हो सकते हैं। तो कम्प्लेक्स व्यूज के अंदर ये सारे काम हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली कम्प्लेक्स व्यूज के थ्रू आप डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। मटेरियलाइज्ड या यूनिक इंडेक्स्ड व्यूज,
ये क्या होते हैं, ये वो व्यूज होते हैं जो रिजल्ट को फिजिकली डिस्क के ऊपर स्टोर कर देते हैं। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब भी इस व्यू से डाटा को फैच किया जाता है तो वो क्यूरी पहले व्यू वाली नहीं चलती, बल्कि फिजिकली डाटा जो है वो डाटाबेस वो डिस्क के ऊपर स्टोर होता है। इस वजह से जो ही आप क्यूरी लगाते हैं तो डायरेक्टली ये व्यू से ही डाटा ले आता है। व्यू वाली क्यूरी चल के टेबल से डाटा नहीं आता, बल्कि व्यू के अंदर ही डाटा पड़ा होता है, फिजिकली डाटा स्टोर होता है और ये फिजिकली डाटा वहां से फेच करके ले आती है आपकी क्यूरी डायरेक्टली। तो इस वजह से परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। मस्ट बी रिफ्रेश टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द सोर्स टेबल। जो सोर्स टेबल होता है उसके अंदर जो बाकी डाटाबेसेस है ना उनके अंदर आपको रिफ्रेश करना पड़ता है ये, लेकिन एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो ही अंडरलाइंग डाटाबेस के अंदर कोई चेंजिंग होगी तो व्यू के अंदर वो डाटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। थिंक ऑफ इट एज अ स्नैपशॉट ऑफ क्यूरी रिजल्ट। क्यूरी रिजल्ट जो आते हैं ना उनका स्नैपशॉट आप इसको कह लेते हैं, समझ सकते हैं कि ये क्यूरी रिजल्ट के स्नैपशॉट के तौर पे वो बन गया एक स्नैपशॉट। जब भी आप उसको देखना चाहें आप उसको देख सकते हैं। तो ये कैसे क्रिएट होता है, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक इसका सिंटैक्स है। वो स्पेसिफिक सिंटैक्स क्या है, क्रिएट द व्यू विद स्कीमा बाइंडिंग। ये स्कीमा बाइंडिंग आपने जरूर लिखना है। स्कीमा बाइंडिंग का मतलब क्या है कि आपने उस स्कीमा को बाइंड कर दिया, आपने व्यू के स्कीमा को टेबल के स्कीमा के साथ बाउंड कर दिया है कि अगर टेबल के अंदर कोई चेंज होगी तो फौरन आपने इस व्यू के अंदर भी चेंजिंग करनी है, क्योंकि ये व्यू अलग से डिस्क के ऊपर स्टोर होगा, टेबल अलग से डिस्क के ऊपर स्टोर होगा। तो आप स्कीमा बाइंडिंग कर लेते हैं कि ये एक दूसरे के साथ बाउंड हो गए हैं। अगर व्यू के अंदर चेंजिंग होगी तो वो टेबल के अंदर चेंज इंप्लीमेंट होनी चाहिए, अगर टेबल के अंदर चेंज होती है तो वो व्यू के अंदर भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ये देखिए जी, क्रिएट व्यू डीबीओ डॉट व्यू डिपार्टमेंट सैलरी। अब आपने एक व्यू डिपार्टमेंट सैलरी का बना लिया, इसका नाम रख लिया VW_ डिपार्टमेंट सैलरी विद स्कीमा बाइंडिंग। ये आपने जरूर लिखना है जब आपने इंडेक्स्ड व्यू बनाना है। एज, तो उसके अंदर आएगा क्या, व्यू के कौन 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 से कॉलम्स आएंगे, सिलेक्ट डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी काउंट अंडरस्कोर बिग। अब ये यहाँ पे ना जो आपका इंडेक्स व्यू होता है इसके अंदर आपने ये ध्यान में रखना है कि सिंपल काउंट स्टैरिक वाला फंक्शन यूज नहीं होता, इसके अंदर काउंट अंडरस्कोर बिग वाला फंक्शन होता है स्टैरिक के साथ। यानी कि सारी की सारी रोज वो काउंट करनी है कि कौन को कितने एम्प्लॉइज है, यानी कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि डिपार्टमेंट आईडी लेके उस डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉइज हैं, फिर आपने उन सब की सैलरी का सम करना है। यानी कि डिपार्टमेंट, फिर उसके अंदर कितने एम्प्लॉइज हैं और वो कितनी सैलरी ले रहे हैं, टोटल सैलरी कितनी बन रही है उस डिपार्टमेंट की। यानी कि तीन चीजें लेके आनी है। फ्रॉम डीबीओ एम्प्लॉई डॉट ई, यानी कि एम्प्लॉई को ई का उसने एलियस दे दिया। डीबीओ डॉट, यहाँ पे ये याद रखना है कि फुली क्वालिफाइड नेम लिखना है टेबल का। जब भी आप बना रहे हैं ये इंडेक्स्ड व्यू तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे सिंपल एम्प्लॉई ई नहीं आएगा, बल्कि आपने डीबीओ डॉट एम्प्लॉई ई लिखना है, यानी कि फुली क्वालिफाइड नेम होना चाहिए टेबल के। इनर ज्वाइन डीबीओ डॉट डिपार्टमेंट डी, तो यहाँ भी आप देखें डिपार्टमेंट डी नहीं आया, डीबीओ डॉट डिपार्टमेंट डी आया है। ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी ग्रुप बाई डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी गो। तो इस तरह से ये गो कमांड तब यूज होती है, ये गो इस वजह से लिखते हैं जब आपके पास एक बैच कमांड, बहुत सारी कमांड्स यूज हो रही हैं और वो सारी कमांड्स एक ही वक्त में आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो वो सारी कमांड लिखने के बाद आप गो का कीवर्ड यूज करते हैं कि वो सारी कमांड्स आप एग्जीक्यूट हो जाएं। तो अब आपने क्लस्टर इंडेक्स, अब जब आप टेबल बनाते हैं ना, टेबल के अंदर भी डाटा स्टोर करते हैं, वो फिजिकली जाके डाटाबेस के अंदर स्टोर होता है, लेकिन टेबल के अंदर प्राइमरी की होती है, उस प्राइमरी की बेस के ऊपर ऑटोमेटिकली इंडेक्सेस क्रिएट हो जाते हैं। ये हम पढ़ेंगे आगे कि इंडेक्स क्या चीज होती है, लेकिन वो फिलहाल आप ये समझ लें कि प्राइमरी की के ऊपर ऑटोमेटिकली इंडेक्सेस क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सर्चिंग आसान हो जाती है, डाटाबेस में से कोई वैल्यू को फेच करना आसान हो जाता है, डायरेक्टली उस इंडेक्स से वैल्यू को उठा लिया जाता है। लेकिन चूंकि ये व्यू भी अलग से फिजिकली हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर हो रहा है, तो अब आप अगर इसके ऊपर इसके अंदर भी इंडेक्स बनाना चाहें तो इसके अंदर चूंकि प्राइमरी की वगैरह तो नहीं होती, कंस्ट्रेंट तो नहीं होती है व्यूज के अंदर, तो आप फिर इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट यूनिक क्लस्टर्ड इंडेक्स, जो उसका नाम रख लिया IX_व्यू डिपार्टमेंट सैलरी ऑन। ये जो व्यू बनाया था ना व्यू_ डिपार्टमेंट सैलरी, उसी व्यू_ डिपार्टमेंट सैलरी के ऊपर एक यूनिक क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट किया जा रहा है। तो उसके कौन से कॉलम के ऊपर, डिपार्टमेंट आईडी। ये देखें ना, डिपार्टमेंट आईडी इस व्यू के अंदर मौजूद था, उसको वो कह रहा है कि एज क्लस्टर्ड इंडेक्स आप इसके ऊपर क्रिएट कर दो, तो गो, तो ये कमांड भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब जो आप काम नहीं कर सकते ना इंडेक्स व्यू के अंदर, वो ये नहीं कर सकते, सिलेक्ट स्टैरिक नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए आपने सिलेक्ट करके लाए हैं ना, सिलेक्ट डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ पे सिलेक्ट स्टैरिक नहीं लिख सकते थे, ठीक है। दूसरे नंबर पे
इनर ज्वाइन नहीं लगा सकते, सॉरी इनर ज्वाइन तो लगाया हुआ है आपने, ये देखे ना इनर ज्वाइन तो लगा हुआ है यहाँ पे, ये इनर ज्वाइन आपने इस्तेमाल किया, आउटर ज्वाइन नहीं लगा सकते इसके अंदर, यूनियन नहीं लगा सकते, टॉप का वो टॉप 15 को सिलेक्ट कर लो ये नहीं कर सकते, डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, सब क्यूरीज या ड्राइव जो टेबल्स होते हैं, जो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन वगैरह होती है वो नहीं आप इस्तेमाल कर सकते। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन यानी कि डिटर्मिनिस्टिक फंक्शंस वो होते हैं जिनकी वैल्यू का आपको पता हो कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या वैल्यू आएगी। लेकिन ये देखिए गेट डेट, ये कोई पता नहीं, ये आज अगर जो है वो एग्जीक्यूट होता है फंक्शन तो आज की डेट आएगी, कल एग्जीक्यूट होगा तो कल की डेट आएगी, 10 दिन बाद एग्जीक्यूट होगा तो 10 दिन बाद की डेट आएगी। तो ऐसे फंक्शंस को नॉन डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन बोलते हैं। इसी तरह देखिए रैंडम फंक्शन है, ये जब भी एग्जीक्यूट होगा तो ये कोई डिटरमिन नहीं किया जा सकता है कि क्या वैल्यू आएगी। तो ऐसे फंक्शंस भी आप इंडेक्स्ड व्यूज बनाते हुए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा चले अभी ना हम इनकी प्रैक्टिस के लिए एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में ओपन कर लेता हूँ। ये एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो मेरे पास ओपन हो गया है, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। देखिए ये सारे डेटाबेसेस मुझे नजर आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे मेरा डेटाबेस पड़ा हुआ है माई डेमो डीबी। इसके अंदर अगर देखें तो इसके अंदर टेबल्स में देखें तो कोई भी यूजर डिफाइंड टेबल यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ। इसी तरह अगर आप व्यूज को देखिए तो कोई भी यूजर डिफाइंड व्यू यहाँ पे नहीं बना हुआ। तो सबसे पहले तो मैं टेबल बनाता हूँ जिसकी बेस के ऊपर मैं व्यू क्रिएट करूंगा। तो टेबल बनाने के लिए ज़रा मैं क्यूरीज लिखा करता हूँ, तो क्यूरीज मैंने लिख के रखी हैं ताकि वक्त को बचाया जा सके। न्यू क्यूरी मैंने यहाँ पे ओपन की, यहाँ से ये वो क्यूरीज है जो मैं लिखा करता हूँ कि कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं, एम्प्लॉय को क्रिएट कर लेते हैं, फिर उनके अंदर वैल्यूज को इंसर्ट कर लेते हैं। ये मैंने कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट कर लिया, सबको कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लिया और मैंने अपने एसक्यूएल सर्वर में जाके एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में जाके इसको पेस्ट कर दिया। तो ये क्यूरीज आप देख सकते हैं। मैं कंपनी का टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, आईडी, नेम, हेड ऑफिस, सिटी और सीईओ उस कंपनी का कौन है, ये कॉलम्स हैं कंपनी के टेबल के अंदर। इसी तरह एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट किया, आईडी, नेम, सिटी, जेंडर, डेट ऑफ हायरिंग, प्रमोशन स्टेटस और उसकी सैलरी और जो कंपनी आईडी है जिस कंपनी के अंदर वो एम्प्लॉय काम कर रहा है, ये मैं इस एम्प्लॉय के टेबल के अंदर कॉलम बना रहा हूँ। फिर मैं वैल्यूज इंसर्ट कर रहा हूँ, एबीसी लिमिटेड, पैट्रियट लिमिटेड, नेशनल फ्लाइट्स, नेशनल फार्मास्यूटिकल्स, फर्टिलाइजर्स प्लस, ये मैंने कंपनीज ऐड करनी है। इसी तरह ये मैंने एम्प्लॉयज ऐड कर लिए हैं। तो फिर उनके अंदर मैंने ये सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कंपनी को एग्जीक्यूट किया और सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज को एग्जीक्यूट किया। तो ये सारी की सारी क्यूरी मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, लेकिन ये मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ माई डेमो डीबी के अंदर। तो इसको एग्जीक्यूट किया तो ये देखिए वो कह रहे हैं कि देयर आर मोर कॉलम्स इन द इंसर्ट स्टेटमेंट देन द वैल्यूज स्पेसिफाइड। तो स्पेसिफाई की गई है नेम, ये है नेम्स वगैरह आ गए, नेम से स्टार्ट हो रहा है, नेम, सिटी, जेंडर, लेकिन यहाँ पे आईडी भी दी गई है। तो आईडी को हम यहाँ से खत्म कर देते हैं और फिर इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखिए ये कंपनीज बन गई है और ये एम्प्लॉइज बन गए हैं जो उस कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज है। ठीक है जी। तो इस तरह ये दोनों टेबल्स का डाटा हमारे पास स्टोर हो चुका है। अब हमने करना क्या है, अब हमने व्यू क्रिएट करना है। तो व्यू क्रिएट करने के लिए भी मैंने क्यूरी लिख के रखी हुई है वक्त बचाने के लिए। तो यहाँ से जाता हूँ मैं व्यू को क्रिएट करता हूँ, ये क्यूरी मैं कॉपी कर लेता हूँ और उधर जाकर पेस्ट करके फिर इनको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से मैंने एक न्यू क्यूरी ओपन की, उसके अंदर वो क्यूरीज कॉपी की। अब ये देखिए ये क्यूरीज कर क्या रही है, क्रिएट व्यू वी डब्ल्यू अंडरस्कोर सिंपल अंडरस्कोर डिटेल्स। ये सिंपल मैं इसके लगा रहा हूँ ताकि ये पता चल सके कि ये सिंपल व्यू है, बाकी कोई जरूरी नहीं है, आप इसका नाम किसी तरीके से भी रख सकते हैं। वी डब्ल्यू जो है ना ये इसका प्रीफिक्स मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि पता चले कि ये व्यू है। ठीक है ना। तो क्रिएट व्यू वी डब्ल्यू अंडरस्कोर सिंपल अंडरस्कोर डिटेल्स एज, ये आप एज लगा के फिर आगे सिलेक्ट क्यूरी लगाया करते हैं। सिलेक्ट नेम, सिटी, जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के अंदर काफी सारी चीजें थी, उनमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट करना चाहता हूँ नेम, सिटी और जेंडर को, ये 3 कॉलम सेलेक्ट करना चाहता हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं एम्प्लॉइज के अंदर कौन सी वैल्यू थी तो इसको एग्जीक्यूट करके देख लें। तो एम्प्लॉइज के अंदर आईडी भी थी, नेम भी था, सिटी, जेंडर, डेट ऑफ हायरिंग, प्रमोशन स्टेटस, सैलरी और कंपनी आईडी, ये सारे के सारे कॉलम्स थे एम्प्लॉय के टेबल के अंदर। लेकिन मैं जो व्यू बनाना चाहता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे बनाना चाहता हूँ, नेम, सिटी और जेंडर एम्प्लॉय से उठाना चाहता हूँ और एक व्यू बनाना चाहता हूँ। अभी आप देख रहे हैं ना व्यू के टेबल के व्यू के फोल्डर के अंदर आपको कोई व्यू नजर नहीं आ रहा है। ये देखिए मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो कहता है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अगर आप टेबल में देखेंगे, टेबल में एम्प्लॉय का टेबल बन चुका होगा। रिफ्रेश करते हैं इसको तो
ये देखें कंपनी का टेबल भी बन गया, एम्प्लॉय का टेबल भी बन चुका है। अगर व्यूज को रिफ्रेश करेंगे, व्यूज को रिफ्रेश करने से आप देखेंगे कि यहाँ पे VW अंडरस्कोर सिंपल अंडरस्कोर डिटेल्स का आपको व्यू नजर आ रहा है। तो अगर अब आपने ये व्यू क्रिएट कर लिया ना, अब आप इस पे से सिलेक्ट करते हैं कि क्या कुछ सिलेक्ट करके लाओ, सिलेक्ट स्टैटिक, सारे के सारे कॉलम सिलेक्ट करके ले आओ। तो आप इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखें वो नेम, सिटी और जेंडर, ये तीन ही कॉलम थे इस व्यू के अंदर, तो वो तीनों कॉलम्स की वैल्यूज को सिलेक्ट करके ले आया है। अगर आप कहते हैं वेयर, यानी कि रोज को फिल्टर करना चाहते हैं, वेयर आईडी, नहीं आईडी तो इसके अंदर है ही नहीं, तो मैं कहता हूं वेयर सिटी इज इक्वल टू लंदन। तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट करता हूं तो आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ लंदन सिटी के जो एम्प्लॉइज होंगे वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब अगर मैं इसको इंसर्ट करता हूं, इस क्यूरी को मैं इंसर्ट करना चाहता हूं इसके थ्रू, ये देखिए मैं इस व्यू के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, ये देखें वन रो इफेक्ट हो गई है, मैंने व्यू के अंदर वैल्यू को इंसर्ट किया है ना। तो अब एम्प्लॉइज को देखते हैं, क्या एम्प्लॉय के अंदर पहले 10 एम्प्लॉइज थे, अब 11वां एम्प्लॉय ऐड हुआ है या नहीं हुआ। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ एम्प्लॉइज के टेबल में। तो एम्प्लॉइज के टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि 11 एम्प्लॉइज अब आपको नजर आ रहे हैं, अहमद इस्लामाबाद से ऐड हो चुका है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप जो है ना वो एक व्यू के अंदर जो एडिशन करते हैं, जो इंसर्ट किया आपने वैल्यू रिकॉर्ड, वो जाके टेबल के अंदर वैल्यूज इंसर्ट हो गई है। अब अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो ये देखिए मैं अपडेट की क्यूरी भी एग्जीक्यूट करता हूँ कि अहमद का जो सिटी है ना वो लाहौर कर दो। अभी तो अहमद का सिटी इस्लामाबाद था ना, ये एग्जीक्यूट क्यूरी एग्जीक्यूट करके ये देखिए वन रो इफेक्ट हो गई है। अब मैं देखता हूँ कि क्या एम्प्लॉइज के टेबल के अंदर ये चेंजिंग इंप्लीमेंट हो गई है। तो आप देखेंगे कि अहमद लाहौर से हो गया है इस्लामाबाद की बजाय, ठीक है। अपडेट भी कर सकते हैं आप। इसी तरह अगर आप डिलीट करना चाहते हैं कि अभी आप देखें कि यहाँ पे एक डेविड नाम से एक एम्प्लॉई है जो मैनचेस्टर से है, आप कहते हैं कि उसका रिकॉर्ड डिलीट कर दो व्यू में से जहाँ पे नाम डेविड है। आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये रो तो एग्जीक्यूट होगी। अगर आप सारे एम्प्लॉइज को फेच करके लाएंगे तो वो डेविड वाला रिकॉर्ड आपको नजर नहीं आएगा। टोटल 10 रिकॉर्ड ही रह गए अहमद समेत, ठीक है। तो इस तरह से जो भी काम आप व्यू के अंदर करते हैं वो पीछे रिफ्लेक्ट हो जाता है, जाके अंडरलाइन टेबल के अंदर जाके डाटा स्टोर हो जाता है। इसी तरह अगर अंडरलाइन टेबल के अंदर कोई वैल्यू को चेंज करेंगे तो वो व्यू के अंदर चेंज इंप्लीमेंट होकर नजर आएगी, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी अपडेट एम्प्लॉय, क्या अपडेट करना है, सेट सिटी इज इक्वल टू लंदन, वेयर नेम इज इक्वल टू, मैं कहता हूं बॉब जो है मैनचेस्टर से है, इसको लंदन से कर दो, वेयर नेम इज इक्वल टू बॉब। तो जब मैंने ये क्यूरी एग्जीक्यूट की तो ये एम्प्लॉय अपडेट हो जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉय के टेबल के अंदर मैंने अपडेशन की है। तो अगर मैं सिलेक्ट स्टैटिक करता हूं ये व्यू की वैल्यूज को, तो यहां से मैं इसको वेयर क्लास को खत्म कर देता हूं, मैं सारा कुछ सिलेक्ट करके लाना चाहता हूं। तो जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो आप देखें कि यहाँ पे बॉब का सिटी जो है वो लंदन आ रहा है, मैनचेस्टर नहीं आ रहा। तो इस तरह से जो अंडरलाइन टेबल के अंदर आप चेंजिंग करते हैं वो व्यू के अंदर रिफ्लेक्ट होती हैं, जो व्यू के अंदर चेंजिंग करते हैं वो टेबल के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अब चलती है नेक्स्ट व्यू की तरफ जो कि है कम्प्लेक्स व्यू। तो उसके लिए मैं एक नई क्यूरी यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, और ये क्यूरी मैंने कम्प्लेक्स व्यू के लिए भी लिख के रखी हुई है, वो क्यूरी मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। ये देखिए मैं एक व्यू क्रिएट करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्रिएट व्यू, ये CMPLX ये मैंने कम्प्लेक्स के लिए लिख लिया है जस्ट आपको डिस्प्ले करने के लिए। कम्प्लेक्स व्यू इस तरह के होते हैं, तो बाकी ये लिखना जरूरी नहीं है। एवरेज सैलरी एज CID यानी कि कंपनी ID, एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी। अब ये देखें दोनों चीजें जो है ना, ये CID भी एम्प्लॉय के टेबल के अंदर था और सैलरी कॉलम भी एम्प्लॉय के टेबल में था एज एवरेज सैलरी, और इसकी जो एवरेज आ रही है उसको मैंने एवरेज सैलरी बोल दी है। फ्रॉम एम्प्लॉय ई, फ्रॉम एम्प्लॉय ई लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि उस एलियस को हम यूज नहीं कर रहे, तो सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय CID। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, इसको एग्जीक्यूट करने पे आप देखें ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। तो अगर व्यूज को रिफ्रेश करूंगा तो ये व्यू आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे ये कम्प्लेक्स व्यू भी आपको नजर आना शुरू हो गया एवरेज सैलरी वाला, ठीक है। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि एवरेज सैलरी जो है ना, मैं करना क्या चाह रहा था कि हर एक कंपनी के ID लूं और वो कंपनी एवरेज सैलरी कितनी पे कर रही है, तो ये मैं मालूम करना चाहता था।
इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, ये कम्प्लेक्स व्यू जो है इसमें से सारा कुछ सिलेक्ट करके लाया। देखिए नल वैल्यूज भी आ रही हैं, तो नल जहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं, जहाँ पे जिन एम्प्लॉइज की कंपनी नहीं दी हुई उनकी एवरेज सैलरी 50,000 है, और बाकी जो 4 कंपनीज है उनकी एवरेज सैलरी भी यहाँ पे दी जा रही है कि हर एक कंपनी एवरेज कितनी सैलरी दे रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ना वो ये कम्प्लेक्स व्यूज बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए एग्रीगेट फंक्शन यूज किया जिसकी वजह से ये कम्प्लेक्स फंक्शन बना है। अब देखिए मैं इस कम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर अपडेट करना चाहता हूँ, इस कम्प्लेक्स फंक्शन को, इस कम्प्लेक्स व्यू को अपडेट करना चाहता हूँ। एवरेज सैलरी सेट करना चाहता हूँ 100,000, वेट CID इज इक्वल टू 4, यानी कि यहाँ पे 53,000 जो है इसको मैं 1,00,000 करना चाहता हूँ, वेर ID इज इक्वल टू 4। इसको एग्जीक्यूट किया, तो इसको एग्जीक्यूट किया तो वो देखिए वो अपडेट नहीं करने दे रहा। ठीक है ना, यही कहा था ना कि जो कम्प्लेक्स व्यूज होते हैं उसमें DML नॉर्मली काम नहीं करती हैं। तो ये डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के थ्रू मैंने अपडेट करने की कोशिश की है, वो अलो नहीं कर रहा। अपडेट और इंसर्ट ऑफ व्यू और फंक्शन VW अंडरस्कोर कम्प्लेक्स अंडरस्कोर एवरेज सैलरी फेल्ड बिकॉज इट कंटेन्स अ डिराइव्ड और कांस्टेंट फील्ड। ये डिराइव्ड फील्ड है, ये देखिए सैलरी से डिराइव हुई है एवरेज सैलरी, तो चूंकि ये डिराइव्ड फील्ड मौजूद है इसके अंदर, तो इस वजह से इसके अंदर अपडेट नहीं कर सकते आप डाटा को। ठीक है, इसी तरह कम्प्लेक्स व्यू जो है ना वो जॉइंट्स को यूज करके भी बनाया जा सकता है। ये देखिए मैंने जॉइंट को यूज करके ये एक और कम्प्लेक्स व्यू बनाया हुआ है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके उधर जाता हूँ, यहाँ पे नई क्यूरी स्टार्ट करता हूँ, इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अब ये देखिए ये मैंने दो टेबल यानी कि कंपनी और एम्प्लाई दोनों को ज्वाइन करके डाटा को लेके आया हूँ। एम्प्लाई के टेबल में से नेम को लेके आया हूँ, एम्प्लाई के टेबल से सिटी को लेके आया हूँ, कंपनी का भी नेम लेके आया हूँ। लेकिन अब अगर देखिए यहाँ पे भी नेम है, यहाँ पे भी नेम है, एक टेबल के अंदर 2 नेम कॉलम तो नहीं हो सकते, इस वजह से मैंने इसका एलियस दे दिया है कंपनी नेम। ठीक है, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ये 2 टेबल कहता है इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर द कीवर्ड एज क्रिएट व्यू एज, क्रिएट व्यू का नाम आता है और फिर एज आता है। ठीक है, ये जो लिख के रखी है क्यूरीज उनमें प्रॉब्लम है, तो ये मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये व्यू क्रिएट हो गया। अगर आप इसको व्यूज को रिफ्रेश करेंगे तो ये व्यू भी आपको यहाँ पे नजर आना चाहिए। ठीक है जी, ये व्यू का नाम था एम्प्लॉय कंपनी, तो यहाँ पे एम्प्लॉय कंपनी के नाम से भी व्यू बन गया है, ये भी एक कम्प्लेक्स व्यू है। अब अगर आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, तो ये सारे के सारे एम्प्लॉयज के नाम आ जाएंगे, सिटीज आ जाएंगे और कंपनीज के नाम आ जाएंगे किन कंपनीज के अंदर काम कर रहा था। अब आपको याद होगा कि एम्प्लॉय के टेबल के अंदर तो यहाँ पे कंपनी ID दी हुई थी, ये देखिए ना सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय करें तो आपको पता चलेगा एम्प्लॉय के टेबल के अंदर क्या चीजें थी। यहाँ पे कंपनी ID दी हुई थी, कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ था। ये कंपनी का नाम जो आ रहा है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ज्वाइन लगाया है, 2 टेबल्स को इनर ज्वाइन के थ्रू ज्वाइन करके, तो उन दोनों टेबल्स के डाटा को हम यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते थे, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है जी, अब मैं इसके अंदर इंसर्ट करना चाहता हूँ, क्या इंसर्ट करना चाहता हूँ, इंसर्ट इनटू व्यू एम्प्लॉय कंपनी, क्या इंसर्ट करना चाहता हूँ, वैल्यू बिलाल कराची ABC लिमिटेड, इसके अंदर वैल्यू को लेके आना चाहता हूँ बिलाल, सिटी के अंदर कराची और कंपनी के अंदर ABC लिमिटेड लेके आना चाहता हूँ। ये मैंने क्यूरी एग्जीक्यूट की, देखिए ये क्यूरी एग्जीक्यूट होते हुए वो कहता है व्यू और फंक्शन, ये जो भी व्यू है या फंक्शन है इज नॉट अपडेटेबल, इसको अपडेट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मल्टीपल बेस टेबल्स के डाटा को लेके आ रहा है, तो इसी वजह से ये कम्प्लेक्स का, तो इसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अच्छा, अगर ऐसे नहीं कर सकते तो मैं किसी एक टेबल की वैल्यू को अपडेट कर सकता हूँ। देखिए मैंने लिखा कि सेट, जहाँ पे एम्प्लॉय का नाम सारा है, हमें पता है ना कि सारा नाम से एक एम्प्लॉय है, यहाँ पे देख लें स्टैटिक करके, यहाँ पे सारा एक एम्प्लॉय है। ठीक है, तो उसकी कंपनी को मैं नेशनल्स करना चाहता हूँ, सारा की कंपनी जो है वो 2 है, कंपनी नंबर 2 है, तो कंपनी नंबर 2 पे ये देख सकते हैं कि कंपनी नंबर 2 कौन सी है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कंपनीज कर लें। कंपनी नंबर 2 जो है ना वो पैट्रियार्ट्स लिमिटेड है। ठीक है, लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं कि सारा की कंपनी को नेशनल्स करना चाह रहे हैं, नेम इज इक्वल टू सारा, तो सारा को हम जिस तरह लिखा हुआ था वैसे ही लिख लेते हैं और इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। इनवैलिड कॉलम नेम कंपनी, कॉलम नेम जो है वो कंपनी नहीं है, तो क्या है कॉलम नेम, कंपनी नेम है, याद है ना आपको क्या हमने उसका एलियस दिया था कंपनी नेम, तो इस वजह से यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा सेट कंपनी नेम इज इक्वल टू नेशनल्स वेयर नेम इज इक्वल टू सारा,
तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एक रो इफेक्ट होगी। अब अगर आप सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कंपनीज करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे पैट्रियाट्स था, तो पैट्रियाट्स की बजाय नेशनल्स हो गया है, यानी कि कंपनी का नाम उसने तब्दील कर दिया है। सारा की कंपनी जो है वो कंपनी नंबर 2 थी, कंपनी नंबर 2 पे नेशनल्स कर दिया, यानी कि एक टेबल के अंदर वैल्यूज को वो चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर एक टेबल के अंदर आप अपडेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सेट नेम इज इक्वल टू अम्मार वेयर नेम इज इक्वल टू बॉब। जहां पे बॉब था ना, ये देखिए सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉइज करके पहले देख लें कि ये बॉब है, लंदन से मेल है, तो मैं उसका नाम अम्मार सेट करना चाहता हूँ। तो अब ये व्यू के अंदर भी चेंजिंग कर रहा हूँ, जो कम्प्लेक्स व्यू है। तो आप इसको देखें कि वो चेंजिंग इम्प्लीमेंट हो गई है। अगर आप एम्प्लॉइज में से जाके देखना चाहें तो वो चेंजिंग एम्प्लॉय के अंदर भी नजर आ रही है। अम्मार है लंदन से, यहाँ पे बॉब था ना, बॉब की बजाय अम्मार हो गई। तो एक टेबल के अंदर चेंजिंग्स अगर करना चाहेंगे तो वो चेंजिंग्स हो सकती हैं, दो टेबल्स के अंदर अगर चेंजिंग्स करना चाहेंगे तो वो चेंजेस अलो नहीं होंगी। तो ये मसला होता है कम्प्लेक्स व्यूज के साथ। अब नेक्स्ट आ जाता है कि आप जो है ना वो व्यू किस तरह से बनाते हैं, कौन सा व्यू जो कि मटेरियलाइज या इंडेक्स व्यू होता है उसको कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्यूरी लिख के रखी हुई है, मैं उस क्यूरी को ले आता हूँ यहाँ से। इसको मैंने कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी के साथ कॉपी किया, वापस गए मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर और मैंने नई क्यूरी स्टार्ट, इसको मैंने यहाँ पेस्ट किया, इसको व्यू को मैंने एग्जीक्यूट किया। ठीक है, ये व्यू सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अगर आप यहाँ पे व्यूज में जाके देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे व्यूज को, तो आप देखेंगे यहाँ पे व्यू का नाम था इंडेक्स्ड कंपनी सैलरी। इंडेक्स्ड कंपनी सैलरी के नाम से एक व्यू क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अगर आप इसको जो है इस व्यू में से सारा कुछ सिलेक्ट करके लाना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट स्टैटिक करेंगे, तो कहता है इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम VW_ कंपनी सैलरी। VW_ कंपनी सैलरी के नाम से मेरे पास व्यू नहीं है, तो वाकई नहीं है। VW_ कंपनी सैलरी नहीं है, इसका नाम VW_ इंडेक्स्ड_ कंपनी सैलरी। इसको कॉपी कर लेते हैं नाम को और यहाँ पे ले जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको सिलेक्ट करते हैं सारा कुछ। तो ये देखिए ये वो आ गया कि ID1 जो है उसके अंदर 2 एम्प्लॉइज हैं, कंपनी नंबर 2 के अंदर 3 एम्प्लॉइज हैं, 3 के अंदर भी 2 एम्प्लॉइज है, 4 के अंदर भी 2 एम्प्लॉइज है। ठीक है, और उनकी टोटल सैलरी इतनी इतनी बन रही है। अब ये जो व्यू है ना, ये इंडेक्स व्यू जो है ये परमानेंट बन जाता है। ये देखिए व्यू विद व्यू, आपने देखा ना, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम आगे आ जाया करता है एज और सेलेक्ट कमांड, लेकिन यहाँ पे एज से पहले लिखा हुआ विद स्कीमा बाइंडिंग, कि स्कीमा बाइंडिंग के साथ इसको क्रिएट करना है। परमानेंट ये क्रिएट होगा, फिजिकल क्रिएट होगा आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर। तो इसको बाउंड करना है टेबल के साथ। कौन से टेबल के साथ? ये उसने 2 टेबल में से डाटा को फेच किया है, एक एम्प्लॉइज टेबल से और दूसरा कंपनी टेबल से। लेकिन एम्प्लॉय के साथ DBO.एम्प्लॉय लिखा हुआ है, इसी तरह कंपनी के साथ DBO.कंपनी लिखा हुआ है। तो आपने फुली क्वालिफाइड नेम्स ही लिखने हैं टेबल्स के। और यहाँ पे अगर आप देखें तो काउंट स्टैटिक की बजाय ना count_big स्टैटिक कर रहे हैं। तो जब भी आपने यहाँ पे इंडेक्स व्यू को यूज करना है तो काउंट की बजाय काउंट बिग को यूज करना है। तो ये काउंट वो बिग करके यहाँ पे वो सारे के सारे वैल्यूज लेके आ रहे हैं। ठीक है जी, अब ये इंडेक्स्ड व्यू क्रिएट हो गया, ये परमानेंट क्रिएट हो गया। अब देखिए जरा, मैं एम्प्लॉय टेबल को यहाँ से डिलीट करता हूँ। ये एम्प्लॉय का टेबल था, इसको मैंने यहाँ से डिलीट करना है, ये मैंने डिलीट किया। देखिए इसको डिलीट किया तो ओके किया तो फेल हो गया, एम्प्लॉय का टेबल डिलीट नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? इसको मैंने देखा कि क्यों नहीं हो पा रहा, तो ये एरर बता रहा है कैन नॉट ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय बिकॉज इट इज बीइंग रेफरेंस्ड बाय ऑब्जेक्ट। कंपनी सैलरी वाला इंडेक्स व्यू जो है ना वो इसको यूज कर रहा है। अब देखिए एम्प्लॉय के टेबल को तो ये सिंपल व्यू भी यूज कर रहा था, ये कम्प्लेक्स व्यू जो दोनों थे ये दोनों एम्प्लॉय के टेबल को यूज कर रहे थे। लेकिन एरर सिर्फ किस वजह से जनरेट हुआ है कि कंपनी सैलरी वाला जो व्यू है, जो इंडेक्स्ड व्यू है, वो रेफर कर रहा है इस एम्प्लॉय के टेबल को। तो इस वजह से आप एम्प्लॉय के टेबल को डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपको पता चला ना ये फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है ना। एक्चुअली ये वाला व्यू जो इंडेक्स्ड व्यू है ना, ये फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है मेमोरी के अंदर। ये व्यूज एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, इस वजह से उसने इसके साथ कोई बाइंडिंग नहीं थी। लेकिन ये एम्प्लॉय की बाइंडिंग थी इंडेक्स कंपनी के साथ। इंडेक्स्ड व्यू है ये कंपनी सैलरी, तो इस वजह से इसके साथ बाइंडिंग थी। आप उसको डिलीट नहीं किया कर सकते क्योंकि ये उसमें से डाटा को लेके आ रहा है।
अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं एम्प्लॉय को, तो पहले इस इंडेक्स व्यू को डिलीट करेंगे। इसको मैंने डिलीट किया, ये डिलीट हो गया। अब मैं एम्प्लॉय को डिलीट करना चाहता हूँ, तो आप देखें कि मैं एम्प्लॉयज को भी डिलीट कर सकता हूँ अब, क्योंकि अब जो इंडेक्स करने उसको रेफर करने वाला व्यू था वो खत्म हो चुका है। अब ये देखिए सारे व्यूज पड़े हुए हैं, ये सारे भी एम्प्लॉय के टेबल को ही, टेबल से ही डाटा को फेच करके ला रहे थे। अब एम्प्लॉय का टेबल खत्म हो चुका है ना। अब मैं अगर लेट्स सपोज कहता हूँ कि VW सिंपल डिटेल्स को मैं यहाँ से डाटा को फेच करके लाना चाहता हूँ, तो ये देखिए VW सिंपल डिटेल्स से सिलेक्ट करता हूँ स्टैटिक, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो अब इसको पता चला कि एम्प्लॉय का टेबल तो है ही नहीं, क्योंकि इसने क्यूरी ही एग्जीक्यूट करनी है। इस व्यू के अंदर टेबल, इस व्यू के अंदर डाटा नहीं पड़ा हुआ, यानी कि फिजिकली आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर डाटा नहीं पड़ा हुआ, बल्कि जब भी आप सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम VW अंडरस्कोर सिंपल अंडरस्कोर डिटेल्स करते हैं तो क्यूरी एग्जीक्यूट होती है। कौन सी क्यूरी? ये वाली क्यूरी, सिलेक्ट नेम सिटी जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है तो उसको पता चला है कि एम्प्लॉय का टेबल तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो अब उसने एरर देना शुरू की है। ठीक है, लेकिन अगर जो आप इंडेक्स्ड व्यू यूज करते हैं तो इंडेक्स्ड व्यू के अंदर डाटा पड़ा होता, ठीक है ना, वो डाटा पड़ा होता, वो डाटा वहां से फेच होकर आपको नजर आ जाता। लेकिन चूंकि आपने एम्प्लॉय के टेबल को डिलीट कर दिया है, तो अब उसके साथ क्योंकि वो रेफर कर रहा था इंडेक्स्ड व्यू एम्प्लॉय के टेबल को, इस वजह से पहले आपको वो इंडेक्स्ड व्यू डिलीट करना पड़ेगा, फिर आप एम्प्लॉय का टेबल डिलीट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि आप किस तरह से सिंपल व्यू क्रिएट करते हैं, कम्प्लेक्स व्यू कैसे क्रिएट करते हैं, और इंडेक्स्ड व्यू या जो मटीरियलाइज्ड व्यूज होते हैं उनको कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि जो स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं वो स्टोर प्रोसीजर्स क्या होते हैं, और उन स्टोर प्रोसीजर्स को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और उनका क्या फायदा होता है। और स्टोर प्रोसीजर को पढ़ने के बाद फिर हम ट्रिगर्स और फंक्शंस की तरफ जाएंगे कि ट्रिगर्स और फंक्शंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।